दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल का एक पॉपुलर टाउन एंड मोस्ट हैपनिंग हिल स्टेशन जिसे क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। दार्जिलिंग सी लेवल से 6,560 फीट्स और 2,042 मीटर की हाइट पर सिचुएटेड होने के कारण पूरे साल यहाँ का मौसम बड़ा ही सुहावना रहता है। हरे भरे चाय के बागान, बर्फ़ से ढके कंचनजंगा का खूबसूरत नज़ारा, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और उससे बढ़कर टॉय ट्रेन की सैर। अगर आप भी दार्जिलिंग घूमने का प्लान बना रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। मैं आपको दार्जिलिंग के मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन की वर्चुअल जर्नी कराऊंगा और अपना टूर प्लान बताऊंगा, जिससे आप कभी अगर यहाँ घूमने आते हैं तो उसमें आपको हेल्प मिल पाएगी। तो उसके लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नीरज मान, जो मेरे ही नाम से है। तो करते हैं अपने सफ़र की शुरुआत, जो स्टार्ट होता है दिल्ली से। तो फ्रेंड्स, दिल्ली में मैं अपने घर से पहुंचा दिल्ली एयरपोर्ट और वहां से पकड़ी मैंने बागडोगरा के लिए फ़्लाइट और मैं पहुंचा बागडोगरा एयरपोर्ट पर। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो दार्जिलिंग का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है। वहाँ से आप लोकल बसेस या शेयर कैब या टैक्सी के द्वारा भी दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं। मेरे पास लिमिटेड हॉलीडेज़ होने की वजह से मैंने टाइम बचाने के लिए फ़्लाइट से जाने का डिसाइड किया और जब फ़्लाइट तैरते हुए बादलों के ऊपर पहुंची तो जो नज़ारा हमें दिखाई दिया वो आप सबके सामने है। बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचने पर मुझे पता चला कि यहाँ से दार्जिलिंग के लिए कोई भी सीधी सर्विस अवेलेबल नहीं है। अगर आप दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो आप पहले एक ऑटो पकड़कर बिहार मोड़ जाइए, फिर बिहार मोड़ से दूसरा ऑटो पकड़कर सिलीगुड़ी जाइए और सिलीगुड़ी से आपको लोकल ट्रांसपोर्ट या शेयर कैब मिल जाएंगी। मैंने थोड़ी देर पार्किंग लॉट में जाकर टैक्सी ड्राइवर्स के साथ जद्दोजहद की, तब मुझे एक भाई साहब मिले जो यहाँ पर एयरपोर्ट ड्रॉपिंग के लिए आए थे और उन्होंने मुझे 1000 रुपीज़ में दार्जिलिंग छोड़ने का ऑफ़र दिया। थोड़ी सी बार्गेनिंग करने पर बात 800 रुपये में फ़ाइनल हुई। बागडोगरा एयरपोर्ट उतरने पर क्लाइमेट काफ़ी गर्म था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए और पहाड़ी रास्ता शुरू हुआ, मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। आप देख सकते हैं मौसम एकदम करवट ले बैठा और धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी। वैसे मुझे वापसी में पता चला कि वेस्ट बंगाल में पॉपुलर सिटीज़ में विज़ राइड नाम की एक जो ऑनलाइन ऐप है वो काफ़ी फेमस है और उससे आप सीधी बागडोगरा से दार्जिलिंग या गैंगटॉक के लिए अपनी टैक्सी बुक कर सकते हैं। विज़ राइड एक शेयर्ड कैब का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो ओला की तरह काम करता है। इसमें आप पर सीट के हिसाब से किराया देंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी फ़्लाइट किसी वजह से डिले हो जाती है तो ये लोग आपके लिए वेट नहीं करेंगे और आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो आप उसी हिसाब से मैनेज कीजिएगा। गैंगटॉक से वापस आते वक्त मैंने इस ऐप का यूज़ किया और अपने लिए शेयर्ड कैब यूज़ की। गैंगटॉक से मुझे बागडोगरा का किराया 990 रुपीज़ प्लस टैक्सेस मिला के 1023 रुपीज़ पड़ा। मुझे जाना था दार्जिलिंग से पहले घूम रेलवे स्टेशन के पास मेरे दोस्त के एक रिलेटिव के गेस्ट हाउस में, जो बिल्कुल घूम रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बैक साइड में है। तो मैं पहुंचा खान संगमा गेस्ट हाउस और मुझे अपने लिए एक रूम मिला 1200 पर नाइट के हिसाब से। अगले दिन दोस्तों जब मैं सुबह उठा तो नज़ारा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का था। मैं अभी अपना टूर और दिन का प्रोग्राम प्लान कर ही रहा था कि मौसम एकदम से पलट गया। अब आप देखिएगा कि मौसम कैसा हो गया है। ये देखिए मेरे गेस्ट हाउस की विंडो से बाहर के मौसम का नज़ारा। हार्डली 50 मीटर की विजिबिलिटी है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दार्जिलिंग का फ्रीक्वेंट वेदर चेंज आपके पूरे टूर प्लान को डिस्टर्ब कर देता है।
मैंने दार्जिलिंग में 3 सुबह गुजारी और तीनों ही सुबह बादलों ने पूरे एरिया को कवर कर रखा था और मैं टाइगर हिल से सनराइज़ नहीं देख पाया। मैंने अपने गेस्ट हाउस के रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए छोले पूरी का ऑर्डर दिया और उसके बाद एक कप चाय का भी मज़ा लिया। चाय पीने के बाद मैंने लोकल कैब पकड़ी जिसका किराया दार्जिलिंग चौक बाज़ार तक 30 रुपीज़ था। शेयर कैब ने मुझे चौक बाज़ार उतारा। वहाँ से मैं पहुँचा होटल 717। वहाँ मैंने पहले दिन अपने लिए एक रूम बुक करा दिया था जिसका मुझे booking.com से किराया 1800 रुपीज़ पर नाइट प्लस टैक्सेस पड़ा था। रूम काफ़ी ठीक ठाक था और मुझे वो इस सीज़न में और इस प्राइस में एकदम वर्थ लगा। इसी होटल में नीचे एक रेस्टोरेंट भी है जिसका फूड क्वालिटी और प्राइस मुझे काफ़ी अच्छे लगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुबह मौसम काफ़ी फॉगी हो गया था, तो मैं मौसम साफ़ होने का इंतज़ार करने लगा। मौसम साफ़ होने के बाद 11 बजे के करीब मैं निकल पड़ा मार्केट की तरफ। मार्केट होते हुए मैं पहुंचा गांधी रोड और नेहरू रोड की क्रॉसिंग पर। ये ऊपर वाला रास्ता नेहरू रोड की तरफ जाता है जो सीधा चौरास्ते पर जाकर मिल जाता है। गांधी रोड पर बहुत सारे होटल और गेस्ट हाउसेस हैं जो चौरास्ता के काफ़ी करीब पड़ते हैं। चौरास्ता का मतलब है दोस्तों जहां 4 रास्ते मिलते हैं। चौरास्ता इस हिल स्टेशन पर एक काफ़ी चौड़ी जगह है जिसके चारों तरफ पूरी वैली का व्यू दिखाई देता है। आप लेफ़्ट साइड से जाकर या राइट साइड से जाकर घूमकर वापस इसी रोड पर इसी चौक पर आ सकते हैं। आपको माल रोड से चारों तरफ नेचुरल व्यूज़ का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देगा। बच्चे और बड़े, युवा और बुज़ुर्ग, लोकल और टूरिस्ट, चौरास्ता सभी के लिए एक मोस्ट हैपनिंग प्लेस है। चौरास्ता के चारों तरफ काफ़ी सारे शॉप्स अब डेवलप हो चुके हैं। वहाँ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और हल्का फुल्का नाश्ता या लंच डिनर वगैरह भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे कल्चरल इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं और इस प्लेस का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी काफ़ी है। मौसम फिर से कुछ फॉगी हो गया था तो मैंने थोड़ी देर चौरास्ता पर रुकने का फ़ैसला किया। कुछ देर रुकने के बाद मैं चल पड़ा माल रोड की तरफ जहाँ से हम नेचुरल व्यूज़ का मज़ा ले पाएंगे। माल रोड पर आगे बढ़ते हुए आप वैली का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। मौसम बिल्कुल क्लियर होने पर यहाँ से कंचनजंगा का काफ़ी सुंदर व्यू दिखाई देता है।
माल रोड के साथ साथ कुछ होटल्स और गेस्ट हाउसेस भी अवेलेबल हैं, जहां से दिखने वाला नेचुरल व्यू आप सामने देख सकते हैं। मौसम अब धीरे धीरे साफ़ हो चुका था और धूप भी निकल आई थी। माल रोड के चारों तरफ घूमते हुए मैं वापस निकल आया चौरास्ते पर। दोपहर के करीब 1 बज चुके थे और लंच टाइम भी हो चुका था, तो मैंने वापस होटल जाकर लंच करके टी गार्डन जाने का फ़ैसला किया। टी गार्डन जाने के लिए मैं फिर से पहुंचा चौक बाज़ार, जहां से टैक्सी स्टैंड कुछ ही दूरी पर था। टैक्सी स्टैंड से हैप्पी वैली टी गार्डन लगभग 1 किलोमीटर के करीब और उसके बाद लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की ढलान पर नीचे की तरफ था। टैक्सी वालों ने मुझे वहां तक सिर्फ एक साइड ड्रॉप करने के लिए, वापसी मुझे खुद ही आना था, एक साइड ड्रॉप करने के लिए 1 किलोमीटर के लिए लगभग 600 रुपये मांगे। धूप फिर से जा चुकी थी और मौसम भी क्लाउडी हो गया था। मेरे पास कुछ करने को था नहीं और टाइम की भी कमी नहीं थी। मैंने पैदल टी गार्डन तक जाने का फ़ैसला किया। मेन रोड से नीचे हटकर आप देख सकते हैं ढलान। मैं चल पड़ा हैप्पी वैली टी गार्डन की तरफ। टी गार्डन के साथ छोटे छोटे गेस्ट हाउसेस और होम स्टे भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ भी कम बजट में रुक सकते हैं, लेकिन ये एरिया थोड़ा सा मार्केट से दूर पड़ जाता है और आपको हर चीज़ के लिए या तो काफ़ी पैदल चलना पड़ेगा या टैक्सी लेनी पड़ेगी। बादलों ने अपना रंग दिखाया और बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैंने भी अपनी अम्ब्रेला निकाली और आगे का सफ़र हल्की बारिश में जारी रखा। जैसे जैसे मेरे कदम आगे टी गार्डन की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे टी गार्डन की खूबसूरती काफ़ी बढ़ती जा रही थी। मुझे यहाँ की नेचुरल ब्यूटी काफ़ी भा रही थी और मौसम भी काफ़ी सुहावना हो रखा था, तो मैं टी गार्डन में नीचे और नीचे
और नीचे उतरता चला गया। टी गार्डन में मैं काफ़ी नीचे तक आ गया। वहाँ मुझे लोगों ने बताया कि भाई साहब आप यहाँ से वापस चले जाइए, क्योंकि आगे रास्ता दूसरे गांव की तरफ निकल जाता है। अब दोस्तों बारी थी यहाँ से वापस जाने की, और अब ढलान जो थी वो चढ़ाई में बदल चुकी थी, और थोड़ी ही देर में मुझे पता चला कि मैं कितना नीचे आ गया। चढ़ने में काफ़ी ज़ोर पड़ रहा था और पसीना शरीर से निकलना शुरू हो गया। मेन रोड जहाँ से ढलान शुरू हुई थी, अब मुझे वो अपनी मंजिल के रूप में दिखाई दे रहा था, और मुझे ये चढ़ाई चढ़ते हुए वहाँ तक पहुँचना था। सामने आप जो मकान देख रहे हैं उन्हीं के पीछे वो मेन रोड है, और यहाँ से लगभग वहाँ की दूरी 1.5 से 2 किलोमीटर की है। अब मुझे ये चढ़ाई चढ़नी थी, और आज ये एक छोटा सा ट्रैक हो गया मेरा। हैप्पी वैली टूरिस्ट के लिए बंद थी, लेकिन फैक्ट्री में काम चालू था। लेकिन फैक्ट्री के सामने एक चाय की दुकान थी, जहाँ मिली मुझे अर्चना जी, जिन्होंने मुझे ब्लैक टी के बारे में बताया और ब्लैक टी बनाकर भी पिलाई। पहले पानी को बॉईल करना है, देखिए, ठीक है। इसके बाद ऐड कीजिए, ऑफ द गैस एंड क्लोज द लिड। इसके बाद 1 2 3 4 5 सेकेंड्स आपको वेट करना है। इसके बाद ओपन द लिड। ओनली 5 सेकेंड? हाँ, 5 सेकेंड्स ओनली। स्मेल कीजिए, ठीक है। थैंक यू। आप बैठे, हम देखते हैं। जी, आपकी ब्लैक टी पहले आप ऐसे ही पीजिए, पीने के बाद ही आप शुगर ऐड कीजिए टेस्ट के लिए। हाँ जी, टेस्ट लाने के लिए। हाँ जी। ये जो आपने अभी मैंने बनाया है, आप इसको 3 बार रीयूज कर सकते हैं, होली लिव्स को। हाँ, इसको एज अ ब्लैक टी, एंड मिल्क टी में आपको 2 बार यूज करनी है। थैंक यू। ब्लैक टी का अरोमा और ब्लैक टी का टेस्ट दोनों ही काफ़ी बेहतरीन थे। मैंने इस चाय को विदाउट शुगर पिया, और इसका प्राइस मुझे यहाँ 30 रुपीज़ पड़ा। आप भी कभी अगर टी गार्डन आते हैं तो इस चाय का लुत्फ़ उठा सकते हैं। दार्जिलिंग की चाय की गिनती दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय के साथ की जाती है। हल्की बूंदाबांदी फिर से शुरू हो चुकी थी, और मुझे अब अपना आगे का सफ़र तय करना था। अपने होटल पहुंचकर डिनर करने के बाद मेरा आज का दूसरा दिन समाप्त होना है। कल का दिन रहेगा यहाँ के हमारे लोकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम, इसलिए आप बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
फाउंडेशन की है और ये जो है